नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा भी मौजूद है और इस शो में हम आपके सवालों का जवाब लेंगे। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, आप उसके जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं और आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है मार्केट में। निफ्टी देखिए 76 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में 280 अंकों से ज्यादा की मजबूती है इस वक्त और बैंक निफ्टी अब आ चुका है 480 अंक ऊपर। तो शुरुआत हल्की कमजोर हुई थी, लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आई है और हरे निशान में भारतीय बाजार आज ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमजोर ग्लोबल क्यूज का भी असर इस वक्त नहीं दिख पड़ रहा है भारतीय बाजारों पर, वो अपनी ही चाल चल रहे हैं। हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जो कि जिस पर कि बाजार रिएक्ट कर रहा है। अर्निंग सीजन शुरू हो चुके हैं, लेकिन अच्छी मजबूती के साथ हफ्ते की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो आज जब एसबीआई देखिए अब इस वक्त 2% ऊपर आ चुका है। तेजी को एसबीआई इस वक्त लीड कर रहा है। बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस यहाँ से अच्छी तेजी है। और कमजोरी वाले शेयर्स अगर देखेंगे तो एलएनटी, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल और अल्ट्राटेक में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आज इंडेक्स स्पेसिफिक ही गेन है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन अगर रेशियो हम देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। बराबरी का ही मामला है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर लाल निशान हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है बाजार में। सृष्टि, आप बताइए और क्या कुछ खास है इस शो में? गाइड करते हैं अपने दर्शकों को कि कौन से स्टॉक्स में क्या कुछ करना चाहिए। वो लगातार हमें अपनी क्वेरीज भेजेंगे, पर उससे पहले अपने गेस्ट का उनको परिचय करवा देते हैं। आज हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ चुकी हैं और साथ ही टेक्निकली क्या तरीके का नजरिया बन रहा है वो हमें बताएंगे प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसांदेकर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। मंदार जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, देखिए हफ्ते का पहला दिन है, पर ठीक एक हफ्ते दूर है हम दिवाली से। दिवाली के लिए क्या कुछ टारगेट्स निकल कर बन रहे हैं सामने, और साथ ही जो बाजारों में रौनक है क्या दिवाली तक वो बरकरार रहने की उम्मीद करें? शशि जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फिलहाल बाजार तो एक रेंज में बंधा हुआ है। अब जो लेवल्स पे फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे एक यानी 100-150 पॉइंट ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी के लिए, यानी 17,400 से लेके 17,480 450 का लेवल। तो ये एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है। अब जो आपका सवाल है, क्या ये जो तेजी हमें देखने को मिल रही है बाजार में और जिस तरीके का आज एक टर्न अराउंड देखने को मिला शुरुआत के 1 घंटे में, तो वो क्या आगे जाते हुए कंटिन्यू होगा? तो मेरी राय रहेगी कि ये जो रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया 17,400 और 450 का, ये रेजिस्टेंस हमने वॉच करना बहुत जरूरी है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो उस केस में ये जो बुलिशनेस है बाजार में ये कंटिन्यू हो सकता है। ऊपर में 17,800 18,000 जो क्वार्टरली अर्निंग्स अनाउंस होंगे, वो अनाउंसमेंट्स पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है और बाजार को यही एक्सपेक्टेशन है। यानी आज जिस तरीके से बाजार ट्रेड कर रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरीके से इंटरेस्ट बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बाजार को एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और ये अगर होता है तो ये ऊपर के रेजिस्टेंसेस ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एंटीसिपेशन पे ट्रेड नहीं करना है, कंफर्मेशन पे ट्रेड करना ये ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए मैं राय दूंगा कि रेजिस्टेंसेस क्लोजली वॉच करें, ये ब्रेक होने की राह देखिए और उसके बाद एक बुलिश व्यू बना सकते हैं। तो बुलिश नजरिया आप बना सकते हैं ज़रूर, पर उसके लिए एक रेंज ब्रेकआउट होना काफ़ी ज़रूरी है। अभी तक बाजार में दायरे में कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं, तो इंतज़ार है किस तरफ का रेंज टूटता हुआ नजर आए, पर अभी तो हरियाली बरकरार है बाजारों में। पर देखिए, नतीजों का सीजन है और एलटीआई यानी एलएनटी इन्फोटेक ने अपने नतीजे घोषित किए हैं और नतीजों के बाद थोड़ी सी कमजोरी हम ज़रूर देख रहे हैं, पर मैनेजमेंट से हमने खास बातचीत की है और कंपनी के प्रेसिडेंट सेल्स सुधीर चतुर्वेदी से हमारी बातचीत हुई है। क्या कुछ कहना है कंपनी के ग्रोथ आउटलुक को लेकर, आइए सुनते हैं। जो हमारा इस क्वार्टर का ग्रोथ है वो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है। हमने देखा है कि हमारी ग्रोथ मल्टीपल वर्टिकल्स में हुई है। जैसे बीएफएसआई जो हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है, 48% शेयर ऑफ रेवेन्यू जो जिस वर्टिकल का है उसमें हमारा 20% प्लस ग्रोथ हुआ है। एनर्जी एंड यूटिलिटीज में भी अच्छी ग्रोथ हुई है और
अगर हम रीजन्स को भी देखें तो हमारे नॉर्थ अमेरिका में 21% की ग्रोथ हुई है और यूरोप में कांस्टेंट करेंसी में 29% की ग्रोथ हुई है। तो इस ग्रोथ के लिए हमने पूरे हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो हायरिंग है इस फोकस किया है कि हमें ग्रोथ, ये इंडस्ट्री ग्रोथ जो हमें दिख रही है वो हमें चाहिए। हमारा मार्जिन का गाइडेंस हमेशा रहा है कि हमारा पैट 14 से 15% के बीच में रहेगा और वो पैट हमने इस क्वार्टर भी डिलीवर किया है। तो हमारा जो फोकस है कि हम जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है मार्केट में वो हम इंश्योर करें कि वो हमें मिले, और जो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ मिल रहा है उसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो रेजिलियंस होती है हमारी बिजनेस की बढ़ जाती है, तो वो भी हमें दिख रहा था। और एक चीज जो हमारे आई थिंक हमारे कंपनी में थोड़ी अलग होगी कि हमारा जो Q3 है वो हमारे Q2 से अच्छा होगा। तो इसलिए भी हमें मोमेंटम चाहिए था कि हमारी हायरिंग बरकरार रहे और हमारी डील मोमेंटम बरकरार रहे। तो इसलिए हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स थे सेल्स में, ट्रैवल में और सारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो भी हमने बढ़ाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है Q3 में वो भी हमें मिल जाए। नहीं, अच्छा, अभी तक हमने पिछले 3 क्वार्टर में हमने 13 लार्ज डील अनाउंस किए हैं। इस क्वार्टर में भी हमने 4 डील्स अनाउंस किए हैं। हमारी जो लार्ज डील पाइपलाइन है वो तकरीबन $2 बिलियन की है अभी, और वो बरकरार है वो पाइपलाइन। और हम देख रहे हैं कि जो हमारे क्लाइंट के जो स्पेंड हैं, जो बिजनेस ग्रोथ के रिलेटेड स्पेंड जो हैं, जहां से उनकी भी आय बढ़ती है, उस स्पेंड में कोई कमी नहीं आ रही है। तो उस स्पेंड को हम अलग तरीके से टारगेट कर रहे हैं और उसमें भी ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे कंपनी में हम कहते हैं कि वी हैव टू चेस द राइट डॉलर्स। तो अ, अगर हमारा जो टारगेट मार्केट है हम उस पर अच्छी तरह से हम फोकस करें, तो हमें दिख रहे हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल एरियाज में है और उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। तो करेंसी के हाँ, हेडविंड्स का हम कुछ खास कर नहीं सकते। हम मतलब जो हमारा बिजनेस है वो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में यूरोप में 29% ग्रोथ हुई है हमारी। यूरोप में हमने लार्ज डील्स भी किए हैं, पिछले क्वार्टर भी, इस क्वार्टर में भी हमने एक लार्ज डील की है। तो हमारा यूरोपियन ग्रोथ चलता रहेगा। हमें Q3 में भी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। हाँ, करेंसी का हम ऑब्वियसली उसको हम अकाउंट नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस ग्रोथ जो हमें दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज जो दिख रही हैं वो अच्छी हैं यूरोप में भी। इसलिए मैं कह रहा था, हमें मल्टीपल वर्टिकल्स में ग्रोथ दिख रहा है, मल्टीपल रीजन्स में ग्रोथ दिख रहा है, हमारे लार्ज डील्स की मोमेंटम अच्छी है, और हमारा जो टॉप अकाउंट्स है, अगर आप देखें हमारे टॉप 20 अकाउंट्स भी वो 20% से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए ये 4-5 फैक्टर्स को जब आप मिलाते हैं तो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ मोमेंटम है। तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारा Q3 हमारे Q2 से अच्छा होगा। ऑलराइट, तो ये थे L&T इन्फोटेक के मैनेजमेंट नतीजों पर हमसे बात करते हुए, और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में मामूली बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के मिले जुले नतीजे इस्तेवाहीन देखने को मिले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं, और स्क्रीन पर सवाल पूछने का तरीका लगातार फ्लैश होता रहेगा। और इस बीच व्हाट्सएप के जरिए हमें शुभम राजपूत जी ने सवाल भेजा है। आदित्य बिरला कैपिटल पर 1150 शेयर्स हैं इनके पास, और 115 के पास इनकी खरीद है इस वक्त। अगर देखें आदित्य बिरला के स्टॉक को, तो 109 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि आज के दिन देखेंगे तो निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर है, लेकिन लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है, और इनकी जो बाइंग प्राइस है उससे नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस वक्त। मंदार, आप ही सजेस्ट करिए, खरीदारी के आसपास ही है स्टॉक इनके लेवल्स के, क्या करना चाहिए? 109 के पास ट्रेड कर रहा है, होल्ड करें, और स्टॉप लॉस भी अगर कुछ है तो सुझाइए शुभम जी को। पूजा जी, देखिए पिछले 8-18 महीनों से तो ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, फ्लैट ट्रेड है, यानी 90 रुपए का नीचे की तरफ सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर में 130-140 का इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ है, और 18 महीने से ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो एक इसमें स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे फिलहाल तो नहीं देखना चाहिए। जब भी ये 140 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करके चलेगा, तब ये मल्टी बैगर कैंडिडेट जरूर बनेगा, तब इसमें कुछ
तो इंटरेस्टिंग जरूर होगा और उसके बाद ही इस तरीके का ब्रेकआउट बन पाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो लेवल्स है 90 और 140 की, ये यूज करके स्विंग ट्रेड जरूर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो कम होते जाएगा। जैसे आप 90 रुपए में लो, 110 में बेच दो, इस तरीके का जो ट्रेड है, थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेके आप आपका जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है इन्वेस्टमेंट के ट्रेड का, वो आप कम कर सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड जरूर कीजिए और जो इन्वेस्टमेंट वाला पोजीशन है उसमें 85 का स्टॉप लॉस बना के होल्ड कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये थी एबी कैपिटल को लेकर राय पर। आगे बढ़ते हैं और अगली क्वेरी अपनी शामिल करेंगे। अगला सवाल जो आया है वो ब्राइट कॉम पे है। चंदन सिंह जी ने सवाल भेजा है। ये 700 शेयर्स है इनके पास ब्राइट कॉम के और 62 की इनकी बाइंग प्राइस है और हम काफ़ी सुर्खियों में देखते हैं ये काउंटर और चंदन जी को भी इसमें काफ़ी नुकसान ही हो रहा है। आस्था, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, काफ़ी स्टॉक वॉलेटाइल हमने होते हुए देखा और बहुत मजबूत नहीं बताए जाते हैं फंडामेंटली ये कंपनी। ऐसा क्या करना चाहिए चंदन जी को? क्या यहाँ पे अभी लॉस बुक करना ही ज़्यादा सही रहेगा या आपको लगता है कि कुछ ट्रिगर्स हैं या मार्केट के मोमेंटम के साथ कुछ उम्मीद है कि इनका घाटा थोड़ा कम हो जाए? आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सृष्टि, Good गुड morning. मॉर्निंग पूजा। यहाँ पे अगर ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें, मेरे हिसाब से जिस तरह के यहाँ पे नतीजे आए थे, ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है और अभी जो लेटेस्ट इसमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसमें इन्होंने टाई अप भी किया है। ये पूरी इनोवेशन लैब यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं और इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कुलाब्स इनकॉर्पोरेशन के साथ। तो मेरे हिसाब से ये जिस तरह का ये एक टाई अप होगा, ये काफी, मुझे लगता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप की जो पूरी ग्रोथ है उसको यहाँ पे अच्छे से ये फ्यूल करेगा और मेरे हिसाब से, और उसको जो टेक्नोलॉजिकल एज है ब्राइटकॉम ग्रुप को, उसमें ये एक बढ़त हमें दिखाती हुई ये नजर आएगी। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हाई हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल है, रिजल्ट सीजन ऑन हो चुका है। अच्छा रहेगा कि हम थोड़ा सा इसमें होल्ड कर ले, वेट कर ले और रिजल्ट्स भी अगर अच्छे आए तो मेरे हिसाब से जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके साथ साथ रिजल्ट्स का एक सहारा मिलेगा और माइट भी स्टॉक हमें एक अच्छा अपसाइड दिखाता हुआ नजर आए लॉन्ग टर्म में, तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी। बिल्कुल, ये राय आस्था की। आस्था, चलिए अब आपसे वापस दूसरे सवाल भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फेडरल बैंक के मैनेजमेंट भी जुड़ गए हैं। आप उन्हें भी सुनिए और बाद में हम आपसे उसका एनालिसिस भी लेंगे। फेडरल बैंक, ये स्टॉक काफी समय से फोकस में और हम देख रहे हैं कि इस साल में ही लगभग 50% का रिटर्न स्टॉक दे चुका है। पिछले 6 महीने में ही हमने देखा कि 35% का रिटर्न स्टॉक ने दिया। नतीजे भी काफी शानदार आए हैं। Q2 नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 53% की ग्रोथ हुई है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में भी कमी देखने को मिली है इस बार। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया जी। आशुतोष जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कांग्रेचुलेशन, काफी शानदार नंबर्स आए हैं। ये तिमाही काफी अच्छी रही बैंक के लिए और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्रेडिट डिमांड वापस लौटी है। फेडरल बैंक के नंबर्स में क्वार्टरली अपडेट जो भी आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव हम यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। अगर इस तिमाही की बात करें तो एनआईआई ग्रोथ 10% रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। निम्स भी काफी अच्छी ग्रोथ है, स्टेबल रहे, वहां पर 3.3% के पास है। आने वाले समय के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? निम्स और एनआईआई के फ्रंट पर नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, निम तो हमने पहले भी गाइडेंस दी थी कि हम 3.25 से 3.30 के बीच में हमारी निम रहेगी और 3.30 आई है, वो मतलब उस बैंड में ऊपर की तरफ आई है, जो अच्छी बात है। उसका कारण ये रहा है कि हम अपने लोन्स वाली साइड में भी अपनी प्राइसिंग पास ऑन कर सके और डिपॉजिट में ऑफकोर्स हमने जो उनको अपने जमाकर्ताओं को जो अपने लाभ दिया था इंटरेस्ट बढ़ाकर, उनको हम लोन वाली साइड पर रिकवर कर सके। तो इसलिए न्यूज जो है वो जरूर एक्सपैंड की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रहा सवाल एनआईआई का, तो एनआईआई जो है वो क्रेडिट ग्रोथ के साथ अगर सामंजस्य रखे, बराबर रहे, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लोन ग्रोथ जो भी है वो 19.5% की भी है, उसके अगेंस्ट में जो एनआईआई है वो भी 19% से ग्रोथ किया, मतलब दोनों में एक सामंजस्य है। जितना आपका लोन ग्रोथ हुई है उतनी ही एनआईआई की भी ग्रोथ हुई है। ये स्पेलिंग ठीक कर दीजिए खजूर।
अब लेकिन हम देख रहे हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट में भी जिस तरीके से बढ़ोतरी कर रही है और निम्स को लेकर भी आप गाइडेंस देख रहे हैं कि ऐसे ही मेंटेन रहेगी, तो क्या कॉस्ट ऑफ फंड में आप देख रहे हैं कि वहां पर कुछ बढ़त हो सकती है जिसका कि इम्पैक्ट मार्जिन पे पड़ेगा? कुछ फंड्स में इंक्रीज तो जरूर होगी, क्योंकि हमने अपने जो जमा करता है, हमारे ज्यादा रिटेल जमा करता है, हमने प्रयास किया है कि जो ब्याज की दरों में वृद्धि हो रही है वो हमको कुछ भाग जरूर पास ऑन करें, और हमने अपनी जमा दरों पे डिपॉजिट रेट्स में जरूर वृद्धि की है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ फंड से ऊपर जाएंगे। लेकिन वो अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स की जो इंक्रीज है, वृद्धि जो है, वो अगर हम यील्ड ऑन एडवांसेस से कॉम्पेंसेट कर सके, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो उसमें आपको नीम यही मिलेगी, इसी तरह की नीम आपको मिलती है। ओके, नमस्कार खजूरिया जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर सर हम आपकी एडवांसेस साइट को देखें तो कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि आपकी एडवांसेस की जो बुक है उसको और मजबूत बना सकते हैं, और साथ ही मध्यम अवधि के लिए आप अगर कोई टारगेट दे पाएं कि क्या आप ग्रोथ आउटलुक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपने देखा हो सेगमेंटल ग्रोथ तो आप पाएंगे कि इस तिमाही में जो ग्रोथ है वो बहुआयामी रही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी एक सेगमेंट में वृद्धि नहीं है, कॉर्पोरेट से लेके बिजनेस बैंकिंग तक। बिजनेस बैंकिंग हम उसे कहते हैं जो छोटे लोन वाले जो व्यवसायी हैं, व्यवसायी को दिए गए लोन लेकिन जिनकी लिमिट जो है वो 5 करोड़ से नीचे की है, और फिर जो मझोले वाले जिन्हें हम कमर्शियल बैंकिंग कहते हैं 5 करोड़ से लेके 35 करोड़ तक के, और उसके बाद उससे ऊपर वालों को हम कॉर्पोरेट बैंकिंग में उनकी गणना करते हैं। तो इन तीनों ही जो सेगमेंट्स हैं व्यवसाय वाली दृष्टि से, बिजनेस बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग, तीनों की ग्रोथ 15% के ऊपर हुई है। 18, 19, 22 मतलब इस तरह की ग्रोथ रही है। और रिटेल तो हमेशा की तरह रिटेल जिसमें आपके हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन और एग्रीकल्चर, ये सब जिसमें आता है, ये रिटेल की जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ भी 20% के करीब रही। कुल मिलाकर इससे हमारी टोटल ग्रोथ जो पूरे पोर्टफोलियो की ग्रोथ है वो 19.5% रही YOY। ओके, पर मिस्टर खजूरिया जी, मेरा आखिरी सवाल देखिए रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं कि फेडरल बैंक का एक टेक ओवर हो सकता है। कंपनी ने इसको स्पेक्यूलेटिव भी करार कर दिया है, पर क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो एक बार आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसा चल रहा है? क्या अगर टेक ओवर का कुछ प्रस्ताव आता है तो क्या कंपनी इंटरेस्टेड रहेगी? इस पे आपका क्या कहना है? पहली चीज तो ये कि इसमें जैसे हमने कंपनी ने आपको कहा भी और इसके अलावा एक्सचेंजेस को भी इन्फॉर्म किया है, मैं आपके सभी दर्शकों को पुनश्च ये कहना चाहूंगा कि ये प्योरली स्पेक्युलेटिव है, इस तरह की कोई भी बातचीत, कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। और रही बात इसकी कि आप इसको देखेंगे कि नहीं, ये ऐसा होता है कि जब कोई चीज आए प्रस्ताव तो उसको उसकी लाभ हानि को देखते हुए उस पर विचार किया जा सकता है। अगर उसमें बैंक का कुछ लाभ हो रहा है या बैंक ही किसी और दूसरे अपने बराबर के अपने छोटे बैंक को एक्वायर करना चाहता है और एक्वायर करने की स्थितियां उपलब्ध हैं और एक अच्छे प्राइस में मिल जाता है, तो क्यों नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा कोई अवसर आता है तो हम जरूर उसके ऊपर विचार करेंगे, जो कि बैंक के हित में होगा। बैंक के कर्मचारियों, बैंक के निवेशकों, इनके सबके हित में होना चाहिए। ऑल राइट, आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए अपना कीमती, और नतीजे पर बात करने के लिए, और आने वाली तिमाही के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट है। तो ये थे फेडरल बैंक के मैनेजमेंट और हमसे खास बातचीत करते हुए। इस बीच हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अब्दुल जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आपका सवाल हम लेंगे कुछ ही देर में, लेकिन एक बार फेडरल बैंक के शेयर पर नज़र डाल लेते हैं, उस पर राय भी ले लेते हैं आस्था से। आस्था, फेडरल बैंक पे क्या सजेस्ट करेंगी? काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हम देख चुके हैं, नतीजे भी काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद आज भी 1% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि एक डिप ज़रूर आया था, लेकिन फिर से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो फेडरल बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या इन स्तरों पर भी एंट्री लेना सही होगा या फिर कुछ गिरावट में खरीदारी करने की सलाह देंगे आप? जी देखिए पूजा, सबसे पहले नतीजे बिल्कुल बहुत ही अच्छे नतीजे यहाँ पे इन्होंने अर्निंग्स में अपने दिखाए, क्योंकि एडवांसेस में भी मुझे ध्यान है 20% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं पे डिपॉजिट्स 10% से बढ़े हैं
ये मैं ईयर ऑन ईयर की बात करती हूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहां पे भी हमने बढ़ोतरी देखी है और जीएनपी इनके डाउन हुए हैं। अभी करना क्या है, क्योंकि देखा जाए तो काफी तेज हो चुका है ये, तो मैं अभी हाथों हाथ लेने की सलाह नहीं दूंगी। थोड़ा सा अगर गिरता है, 125 के जोन में मिलता है, तो वहां पे खरीदारी करें। इसमें जो मैं टारगेट दे रही हूँ वो 150 का है। पहला टारगेट जो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं वो तकरीबन 150 रुपए का है। उसके बाद और भी यहाँ पे आगे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी आई कि जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस यहाँ पे दी थी एडवांस ग्रोथ की, वो ये उनका मानना था कि हाई टीन्स में रहेंगी, और डिपॉजिट ग्रोथ पे भी उनका पूरा भरोसा था कि वो अर्ली टीन्स में यहाँ पे आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से गाइडेंस काफी अच्छी है। और जिस तरह से जो ये हाई यील्ड बिजनेसेस होते हैं जिसमें कमर्शियल व्हीकल लोन, आपका क्रेडिट कार्ड जाता है, बैंक का बहुत अच्छा फोकस है। तो मुझे लगता है कि बढ़िया ही ये आगे भी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। मार्जिन इनके बढ़िया मेंटेन रहेंगे 3.3% के आसपास। और जो आरओए किसी भी बैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो है, वो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बढ़िया हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं आने वाले 2 साल की बात करूं, तकरीबन 1.25% के आसपास। सो ऑल एंड ऑल फेडरल बैंक को बिल्कुल खरीदना है। थोड़ा सा डिप आता है तो बेहतर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 125-128 के जोन में 150 के पहले लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए फेडरल बैंक पे राय। शानदार नतीजों के बाद स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री पर खरीदारी करें, पर थोड़े निचले स्तरों पे ज़रूर आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अब्दुल जी फोन लाइन पे काफ़ी समय से जुड़े हैं। नमस्कार अब्दुल जी, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये मैंने रूबी मिल्स का 40 पीस बाइंग किया हूँ 328 में 340 में। और एशियन होटल ईस्ट का बाई किया 100 पीस 328 में, तो काफी नुकसान हो रहा है। इस पे कुछ सलाह देंगे जी? एशियन होटल्स की क्या बाइंग प्राइस बताई आपने अब्दुल जी? 328 मैम, 100 क्वांटिटी। 328 काफ़ी ऊपरी स्तरों की आपकी बाइंग प्राइस है, और लगातार हम देख रहे हैं कि काफ़ी नुकसान हो गया है आपको। सितंबर महीने में कहीं ना कहीं काउंटर ने 320 के आसपास एक स्तर बनाया था, और उसके बाद एक शार्प फॉल हमने आते हुए इसमें देखा है एशियन होटल्स ईस्ट में। और साथ ही रूबी मिल्स, इनके पास 40 शेयर्स हैं और 340 की इनकी बाइंग प्राइस है। आस्था देखिए, दोनों ही काउंटर्स काफ़ी कम डिस्कस होते हैं, पर आपकी क्या राय रहेगी? पहला रूबी मिल्स है इनके पास, और दूसरा एशियन होटल्स ईस्ट। क्या सेक्टर टेलविंड्स के चलते क्या कुछ दम देखने को मिल सकता है? इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, आप क्या इन्हें सजेस्ट करेंगी? देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एशियन होटल्स ईस्ट की बात करूँ तो जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, इनफैक्ट यहाँ पे कंपनी ने बोनस इश्यू भी यहाँ पे डिक्लेयर किया था जो तकरीबन 1:2 के रेशियो में था, मुझे जहाँ तक ध्यान आता है। सो एक तो वो एक अपडेट था इसमें, तो बोनस इश्यू रहेगा इसमें और वो उसी रेशियो में होगा। दूसरी तरफ देखिए तो आपने बिल्कुल सही बोला, मेरे को तो सेक्टर टेलमेंट सॉलिड नहीं, काफी सॉलिड लगती है अक्रॉस द बोर्ड। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पूरी होटल इंडस्ट्री है काफी बढ़िया, यहाँ पे हमें एक रुझान देखने को मिल रहा है। एवरेज रूम रेट सबके बढ़ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल्स आए हैं, और यूजुअली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 तो ट्रैवलिंग सीजन और हॉलिडे सीजन के हिसाब से भी काफी यहाँ पे बढ़िया हमें रुझान देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से एक बार तो बने रहना चाहिए। नुकसान बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अभी इतने नुकसान में इनको एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगी। थोड़ा यहाँ पे वेट करिए, थोड़ा और उछाल आता है, 136 के आसपास शायद ये अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर 160, 150 के स्तर अच्छे रहेंगे, जहां पे कि ये एक बार वापस पोजीशन को रिव्यू करें। अभी तो वेट करें। ठीक है, तो चलिए, एशियन होटल्स ईस्ट पे आपको राय मिल गई है। फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह मिल रही है। पर अगले कॉलर जो है हमारे साथ पंजाब से जुड़ चुके हैं, पुरुषोत्तम जी। उनके पास जल्दी ही आएंगे पुरुषोत्तम जी, पर उससे पहले आइए चलते हैं कमोडिटी की ABCD जानने के लिए। ओके, तो हर दिन की तरह हम आपके लिए कमोडिटी बाजार से जुड़ी बारीक बातों को आसान भाषा में लेकर आते हैं, और रोज की तरह हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं क्या टॉपिक है आज कमोडिटी की ABCD में। विश्व मोहन, बताइए। क्या चल रहा है? स्टॉक
देखिए, कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस ऑप्शंस में आपको कैसे ट्रेड करना है, ये समझ लीजिए। ये फ्यूचर्स पर आधारित ऑप्शंस है, यानी फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी होती है एमसीएक्स पर वो 25 तारीख को होती है, अगर वो वर्किंग डे है तब। अगर वर्किंग डे अगर किसी वीकेंड पे या छुट्टी के दिन में है तो उससे पहले जो भी कारोबारी दिन वहां पर एक्सपायरी हो जाती है, तो 2 दिन पहले ऑप्शंस की एक्सपायरी हो जाती है। अब लॉट साइज की बात करते हैं, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा, तो 1250 का लॉट साइज है। प्रीमियम जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपकी लागत है। अगर आप बायर हैं तो आपकी लागत यही होगी, अगर आप सेलर हैं यानी राइटर्स हैं तो आपको फ्यूचर्स के तौर पर आपको मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विड इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा। क्रूड के बाद सबसे ज़्यादा लिक्विड अगर ऑप्शंस किसी का है तो वह नेचुरल गैस को लेकर है। इसके अलावा हेजर्स के लिए भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर विकल्प हो जाते हैं कि कम लागत में वो अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। प्राइस रिस्क में जो उतार चढ़ाव होता है, जो चिंता बनी रहती है, वो उसको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करते हैं। तो बेहतर कॉन्ट्रैक्ट है, 1250 का लॉट साइज है और यहाँ पर आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगा। नेचुरल गैस के ऑप्शंस को किस तरीके से ट्रेड करना है, आज वो हमने जाना कमोडिटी के एबीसीडी में। थैंक यू सो मच विश्व मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर चलिए फिर से चलते हैं आपके सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ, और हमारे साथ फोन लाइन पे अगले कॉलर पंजाब से पुरुषोत्तम कुमार जी मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम जी, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है। हाँ, गुड मॉर्निंग। हमने BEL स्टॉक शेयर पे बात करनी है। हाँ जी, आपके पास क्या बाइंग प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है और क्या नजरिया है? हमारे पास 150 शेयर हैं BEL के, 108 रुपए 94 पैसे में परचेज किया है, लेकिन अब उसका दाम 101 रुपए 80 पैसे रह गया है। मैं पूछना चाहता हूँ इसको होल्ड करें, क्या करें? ओके, देखिए पुरुषोत्तम जी, साल की शुरुआत से लेकर अब तक ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है। पर अगर हम इसे देखें कि बाकी डिफेंस की कंपनीज जैसे कि HAL, BDL, इन सब ने बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, BEL उनमें से थोड़ा अभी पीछे है। मंदार जी, एक बार आपसे समझेंगे, क्या लगता है क्या BEL भी अन्य डिफेंस कंपनीज के तरह से एक बार दौड़ लगाता हुआ दिख सकता है? देखिए पुरुषोत्तम जी के पास 150 रुपए के 150 शेयर्स हैं और लगभग 109 के आसपास की बाइंग प्राइस है। क्या यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए, और अगर हाँ तो किस तरीके के रिटर्न्स उम्मीद करें? शिशी, देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने ऑल टाइम हाई के करीबन ये स्टॉक खरीदी किया हुआ है। और अगर इस स्टॉक का अगर पिछले 3 साल का अगर हम ट्रेड देखते हैं तो इसमें एक बढ़िया सी मूव देखने को मिली, यानी 20 रुपए से स्टॉक ये 110 रुपए तक ऊपर चला। अब क्या होता है कि इतनी बड़ी मूव के बाद स्टॉक तो एक कंसोलिडेशन में जाना ही जाना है, और ये कंसोलिडेशन अभी स्टार्ट हुआ है। जब इन्होंने खरीदारी की है तभी, यानी पिछले महीने ही इसमें कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ ऐसे लग रहा है। अभी कंसोलिडेशन कितने देर चलेगा, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मूव के बाद जैसे 3 साल का कंसोलिडेशन तो जरूर बनता है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, 3 से 5 साल की व्यू से अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करने में दिक्कत है नहीं। स्टॉक में अंडर करंट बना हुआ है, और जो हाल ही में कंसोलिडेशन जो ये बन रहा है, आप देख सकते हैं कि करीबन 90-95 के लेवल्स पे स्टॉक में सपोर्ट भी बनता है। तो वहां से ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स पिछले 2 महीनों में बाउंस बैक कर चुका है। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए ये रेंज बनेगा इस स्टॉक के लिए, 90 रुपए से लेके 114-115 रुपए का रेंज रहेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो जरूर होल्ड कीजिए। इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 86 रुपीज पे बनेगा, और इस दौरान यानी कंसोलिडेशन के दौरान आप स्विंग ट्रेड जरूर कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बाइंग प्राइस है वो आप कम कर पाए। लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है तो इसमें आप बने रहना ये बेहतर होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहिए, BEL में कोई दिक्कत नहीं है, ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। ये नागपुर से मिलिंद जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। मिलिंद जी नमस्कार, क्या किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैडम टाटा पावर के ना। हेलो, टाटा पावर। हेलो जी जी, चलिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन
सवाल हैं उनका हमारे पास 200 शेयर्स हैं और 86 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है। नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत थी, उनसे कनेक्शन ठीक से जुड़ नहीं पाया, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ऐसा लग रहा है होल्ड कर रहे हैं। तो पहले तो मुबारकबाद उनको, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और क्लियरली उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। टाटा पावर इस वक्त अगर हम देखेंगे तो 217 के पास कारोबार कर रहा है और 89 के आसपास इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था। तो अच्छे गेन्स हो रहे हैं इनको इस शेयर में। आस्था, आप सजेस्ट करिए टाटा पावर पर क्या करना चाहिए इन्हें। लॉन्ग टर्म निवेशक लग रहे हैं, लंबे समय की होल्डिंग है इनकी, क्लियरली उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन टाटा पावर पिछले कुछ समय से हम देखें तो एक दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। वैसे क्वांटिटी छोटी थी, क्वांटिटी कम थी इनके पास, इसलिए इतना बड़ा गेन तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुनाफे में ही है। बट अभी इन स्तरों पर निकल जाना समझदारी होगी और किसी और स्टॉक में एंट्री ले लें, या फिर बने रहना चाहिए इन्हें टाटा पावर में? देखिए, मैं तो बने रहने की ही सलाह दूंगी अगर निकलने का जल्दी नहीं है या फंड्स की बहुत इमीडिएट नीड नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा ये चाहते हैं कि थोड़ा ये एनकैश करना, तो भी मैं इनको फुल्ली एग्जिट करने के लिए तो नहीं सलाह दूंगी। पार्शियली करिए या 1/4 ऑफ पोजीशन से एग्जिट करिए, लॉन्ग टर्म में होल्ड रखिए। अगर ये स्टॉक की मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, फंडामेंटल्स काफी बेहतरीन है। हम सब जानते हैं कि अभी एनर्जी क्राइसिस किस तरह का बना हुआ है ग्लोबल लेवल पे, और उसमें भी ये जो कंपनी है ये इस तरह से अभी सॉल्यूशंस लेके आती हैं जो कि बेसिकली ऑटोमेशन और एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस होते हैं। मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा यहाँ पे ट्रैक्शन क्रिएट करता है। दूसरी तरफ रिसेंटली भी इन्होंने अभी एक पैक्ट साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था जहाँ पे कि ये एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड करेंगे जो कमर्शियल बिल्डिंग स्पेस है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स निकल के आ रहे हैं, वो आगे जाते हुए कंपनी के फाइनेंशियल्स को और मजबूती प्रदान करेंगे। सो ऑल इन ऑल टाटा पावर मुझे इन स्तरों पे भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर थोड़ा सा बुक करना ही चाहते हैं तो 1/4 ऑफ पोजीशन में बुक करें, 3/4 को तो अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तकरीबन 3 से 6 महीने की मिनिमम समय सीमा रखें। ठीक है, तो अगर मुनाफा बुक करना भी है तो 1/4 पोजीशंस पे ही आप एग्जिट लें, बाकी की होल्डिंग्स आप ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, तो और रिटर्न्स की उम्मीद आस्था लगा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे अगले कॉलर शुभम फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग शुभम, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? सारे पैनल को नमस्कार। और ये मैं जानना चाह रहा था, इंडिया मार्ट इंटरमेश का मैंने शेयर ले रखा है 4848 के भाव से 50 शेयर्स। ओके, क्या हाल फिलहाल की खरीद है शुभम आपकी? लगभग 1.5 महीना हो चुका है और मैं 1-2 महीने के लिए होल्ड करना चाह रहा हूँ। ओके, 1-2 महीने में क्या ट्रिगर्स आ सकते हैं? कंपनी के रिजल्ट्स हैं जिसके बाद एक रिएक्शन एक्सपेक्टेड हो सकता है, पर आस्था एक बार आपसे समझेंगे। देखिए 1-1.5 महीने से इन्होंने एंट्री ली है, पर अच्छी बात यह है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच जो इनका बाइंग प्राइस है लगभग स्टॉक प्राइस के आसपास ही है। क्या करना चाहिए आने वाले 2 महीने के लिए? क्या इस काउंटर से कुछ रिटर्न्स की उम्मीद रखें? क्योंकि पिछले 5 क्वार्टर से मैं कंपनी के रिजल्ट्स जो देख रही थी वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिखा रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए इस बार के नतीजों से, और साथ ही क्या कुछ उसके चलते पॉजिटिव स्टॉक रिएक्शन की उम्मीद रखें? मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन की उम्मीद रखनी चाहिए, और इन स्तरों पे तो लॉस वगैरह होगा अगर ये निकलते हैं, पर ये काउंटर ऐसा नहीं है जिसमें कि लॉस बुक करके निकले। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया मार्ट इंटरमेश की, तो जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन्स को लेके थोड़ा सा हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़े से हमें फ्लैट देखने को मिले, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटीज अब काफी अच्छे से यहाँ पे प्ले कर रही है कंपनी के लिए, और उसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन दबाव में रह सकता है। लेकिन ये जो मैं मान रही हूँ ये आने वाले 1 या 2 क्वार्टर की बात है। आगे जाते हुए हमें वापस से मार्जिन में एक सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बेसिकली इसके जो पोर्टल्स है 99 एकर्स और जहाँ तक मुझे ध्यान आता है जीवन साथी वहाँ पे ज्यादा है। लेकिन ये आगे जाते हुए काफी नॉर्मल हो जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में पर आस्था ये वॉलेटिलिटी 2 महीने के लिए ही नजरिया जानना चाहते हैं, क्या आने वाले 2 महीने के लिए इस काउंटर में बने रहना चाहिए? मेरे हिसाब से फिर भी रुक जाइए 2 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर के जो स्तर मिलेंगे वहां पे निकलने का प्रयास करिए। अभी 2 महीने के लिए लॉस बुक करके करंट लेवल्स पे मैं तो निकलने की सलाह नहीं दूंगी।
ठीक है, तो ये राय इंडिया मार्ट पर शुभम जी आपको दे दी गई है। 2 महीने का व्यू भी बता दिया गया और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने रहना चाहें तो उसके लिए भी आपको राय दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और त्योहारी सीजन का माहौल है। दिवाली में हम देख रहे हैं कि बाजारों में रौनक इस वक्त बनी हुई है और ऐसे में किस तरह की खरीदारी हो रही है, इस वक्त किस तरह की डिमांड दिखाई दे रही है, इस पर हम लगातार आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। और दिवाली पर कपड़ा बाजार में कितनी चमक है इस वक्त, इस पर भी एक चेक ले लेते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जुड़ गए हैं अनुराग बताइए। दो साल बाद बाजारों में जो रौनक है वो पूरी तरह से लौटी है, क्योंकि लोग खुलकर शॉपिंग कर रहे हैं और इस बार किसी भी तरह की बंदिशें नहीं हैं। त्योहारों के साथ साथ जो वेडिंग सीजन भी है और उसके लिए भी शॉपिंग हो रही है। और इस समय मैं हूँ मुंबई के फेमस कपड़ा मार्केट मंगलदास मार्केट में और यहाँ पर फेस्टिव शॉपिंग के साथ साथ वेडिंग शॉपिंग भी हो रही है। तो इसी का जायजा लेते हैं रिटेलर्स से, दुकानदारों से कि उनका क्या मानना है इस बार के फेस्टिव सीजन में। आइए मेरे साथ। इस बार अगर फेस्टिव सीजन की बात करें तो क्या रिस्पांस है, किस तरह का ओवरऑल आपको सेंटीमेंट दिख रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। पब्लिक बहुत बाहर निकली है और दिल से पैसा खर्च कर रही है। किसी को महंगाई कुछ नड़ नहीं रही है, सबकी इनकम भी बढ़ी हुई है। इसके लिए पब्लिक कपड़ा बाजार में बहुत है। जो 2 साल में हमने घुमाया था वो सब ये साल हम कवर कर लेंगे, इतनी हमको दिल से आशा है। और सब डिजिटाइजर हो गया है, तो अभी गूगल पे कार्ड वगैरह से सब चलता है। पूरा धंधा 80% हमारा गूगल पे हो गया है, 20% खाली कैश है। यानी हमारे लिए भी अच्छा है, हम बैंक में जमा नहीं करना पड़ता है और ऑटोमेटिक चेक। तो डिमांड जो है, क्या फेस्टिव सीजन की डिमांड है, वेडिंग सीजन की डिमांड है? और आपने कहा कि 2 साल बाद खुल के लोग बाहर आ रहे हैं। नहीं, तीनों है। 2 साल बाद बाहर आए हैं, इसके लिए भी है। वेडिंग सीजन भी, दिवाली के बाद बहुत शादियां हैं और दिवाली के लिए भी सब दिल से खर्चा कर रहे हैं। तीनों सीजन है और तीनों पब्लिक बहुत आ रही है बाजार में और सब खुल के खरीदी कर रहे हैं। पहले 3 साल पहले जो पोजीशन था वो नहीं है अभी सब खुल के। पहले एक दिन के लिए कपड़ा लेते थे, अभी पूरे घर के लिए 20-25 जोड़ी कपड़ा लेते हैं। यानी इतना धंधा पूरा आगे बढ़ गया इतना। फेस्टिवल का सेल आफ्टर कोविड व्यापारियों को बहुत मजा आ रहा है, ग्राहकों को बहुत मजा आ रहा है। पूरा रश है मार्केट के अंदर और ग्राहक अच्छे से अच्छी खरीदी कर रहे हैं। मार्केट में इनफ्लो बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छी उम्मीद है कि आगे अच्छा चलता रहेगा। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है ये टाइम, कस्टमर का फ्लो भी बहुत अच्छा है और फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा चल गया ये टाइम। फिलहाल अभी थोड़ा स्लो है मगर उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आगे शादी की सीजन हैं और सब है तो कलेक्शन भी बहुत अच्छा है मार्केट में। इस बार दिवाली में कपड़े मार्केट यानी मंगलदास मार्केट में काफी जबरदस्त रिस्पांस है और इसका अंदाजा आप इस बोर्ड से लगाया जा सकता है कि मंगलदास मार्केट में दीपावली तक प्रतिदिन दुकानें खुली रहेगी। जो मार्केट है वो बंद नहीं रहेगा, क्योंकि हफ्ते में एक दिन मार्केट बंद रहता है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है, फुटफॉल इतना ज्यादा है, रिस्पांस इतना ज्यादा है। तो इस वजह से जो मार्केट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी दिन जो है दिवाली तक दुकानें खुली रहेगी। तो यही एक संकेत है कि लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और इससे काफी ज्यादा जो उत्साहित है शॉपकीपर्स और रिटेलर्स। कैमरा पर्सन शरद के साथ अनुराग शाह, ET नाउ स्वदेश।